नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि पाठ योजना जब बनाई जाती है तो उसको जो छात्र अध्यापक पढ़ाते हैं तो उनके लिए क्या क्या निर्देश होने चाहिए, पढ़ाते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेसन प्लान के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसको दे रहे हैं हम, स्टूडेंट टीचर्स को, कि किस तरह से आपको लेसन प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लेसन प्लान है वो पाठ योजना जो है वो 5 पदों पर आधारित है। 5 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो आपने सभी लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो 5 पद जो हैं वो है प्रस्तावना यानी प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ द एम उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, और रिकैप्चुलेशन यानी पुनः अवलोकन, और एप्लीकेशन यानी अभ्यास। ये 5 पद हैं। तो आप कैसे बनाते हो इन 5 पदों में लेसन प्लान? प्रिपरेशन के पहले हम कुछ प्रारंभिक जानकारियां लिखते हैं। जो पहला पद है ना, आप जो बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो पाठ योजना का क्रमांक डालते हैं, लेसन प्लान नंबर डालते हैं, फिर हम दिनांक, कक्षा, वर्ग यानी आपने डेट डाल रहे हैं, क्लास डाल रहे हैं, और सेक्शन डाल रहे हैं, शाला का नाम यानी स्कूल का नाम डाल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड यानी अध्यापन का जो समय है वह डाल रहे हैं, विषय डाल रहे हैं यानी सब्जेक्ट डाल रहे हैं, और प्रकरण डाल रहे हैं यानी टॉपिक डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावना के पहले हम ये प्राइमरी जो या प्रारंभिक या आवश्यक जानकारियों को हम पहले लेसन प्लान में लिखते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, जब हम ये प्रारंभिक जानकारियां लिखते हैं उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं और विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना क्या होती है, मैं पहले ही टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि प्रस्तावना जो है, यहाँ पे बात कर रही हूँ, प्रस्तावना जो है इस चरण में हम क्या कर रहे हैं, बालकों को, जो ये बच्चों को जो स्टूडेंट टीचर पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाले हैं उसके लिए तैयार करते हैं। जो विद्यार्थी जो हैं, जो भी अपना विषय पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, यानी बच्चे जो पहले से जानते हैं, उनका पूर्व ज्ञान मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं, उनको उस चीज को जो वो जानते हैं उस चीज को से संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं, वो जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, हम नए पाठ को दिशा दे पा रहे हैं। विद्यार्थियों में क्या कर रहे हैं, एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं कि नया क्या है, क्या छुपा है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तावना में हम एक के बाद एक क्रमबद्ध उनसे प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न सामान्यतः 4 या 6 हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं अगर कोई पंक्तियां पढ़ा रहे हैं तो 8 से 10 पंक्तियां हो सकती है, पर्याप्त हैं। और आखिरी प्रश्न जो होता है प्रस्तावना का वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। जैसे ही प्रस्तावना खत्म होती है उसके बाद आता है स्टेटमेंट्स ऑफ एम यानी उद्देश्य उद्देश्य कथन तुरंत प्रस्तावना के बाद किया जाता है। इसमें 1 मिनट या कुछ क्षण भी नहीं लगता, तुरंत हो रहा है। और आप विद्यार्थियों की दृष्टि में क्या हो रहा है, नई वस्तु जो है हम उन्हें बताने वाले हैं, उन्हें हम मोटिवेट कर चुके हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने समस्यात्मक प्रश्न छोड़ा है उसका हम उत्तर देते हुए हम बताएंगे कि आज हम क्लास में ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और तो कैसा हो गया हमारा जो स्टेटमेंट है, वो कैसा हो गया, बिल्कुल निश्चय यही पढ़ने वाले हैं, संक्षिप्त में बताएंगे क्या करने वाले, स्पष्ट भी है और आकर्षक भी है। तो मैंने ये कहा कि हमारा जो उद्देश्य कथन है वह निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको इसमें बताई कि उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में बात करते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रस्तुतिकरण में कई लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हम विधि लिखते हैं कि हम जो पाठ योजना पढ़ाने वाले हैं वो किस विधि से पढ़ा रहे हैं। ये विधि उन्होंने ऊपर पहले मेंशन कर दी। कई जगह पे क्या किया जाता है कि प्रस्तुतिकरण में हम जो पढ़ाने वाले हैं
उसको कई स्तंभों में या कॉलम्स में बांटते हैं। कई कॉलम्स में, कई लोग 5 कॉलम में बांटते हैं, कई लोग 3 कॉलम में बांटते हैं। तो पहले कॉलम में हम टॉपिक या विषय वस्तु को लिखते हैं। दूसरे कॉलम में कई लोग लिखते हैं शिक्षण विधियां लिखते हैं, या हम यहाँ पे कह सकते हैं व्यवहार परक उद्देश्य भी लिखे जाते हैं। जो हमने टॉपिक लिखा, दूसरे कॉलम में व्यवहार परक उद्देश्य लिखा, कुछ लोग शिक्षण विधियां लिखते हैं। और तीसरे कॉलम में जो 3 कॉलम बन रहे हैं, जैसे विषय वस्तु लिखी, शिक्षण विधि लिखी, शामपट्ट कार्य लिखा जाता है। साथ ही साथ 5 कॉलम में बात कहें तो आपका विषय वस्तु लिखते हैं, व्यवहार परक उद्देश्य लिखते हैं, अध्यापक क्रिया लिखते हैं, छात्र क्रिया लिखते हैं, और आखिरी में ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में वहां पर कह रहे हैं कि आप जो भी प्रश्न, इसके अंतर्गत हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, तो जो भी हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उससे हमारा सार निकलना चाहिए। जो हमारा विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्या हम पढ़ाने वाले हैं, क्या हम समझाने वाले हैं। तो हमारा प्रस्तुतिकरण जो है वो मनोवैज्ञानिक और तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी हमको बच्चों की क्या कहते अवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लॉजिक को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और प्रत्येक चरण का यानी एक दूसरे से जो जुड़े होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण जब हम शुरू कर रहे हैं तो जो उसके अंदर जो भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। जितने भी उसमें हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, उनमें रोचकता होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा समय यही लगता है। यानी प्रस्तावना में हमने कहा कि कम से कम 3 से 4 मिनट लगते, उद्देश्य कथन कहने में आपको 1 से 1.5 मिनट लग रहा है। अब प्रस्तुतिकरण में आप मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं, वहां पर आप चीजों को ढंग से समझा रहे हैं। फिर आता है रिकैप्चुलेशन यानी पुनः अवलोकन, या इसे सामान्यीकरण भी कहते हैं। तो इस अब हमने जो पढ़ाया है बच्चों को, तो हमें यहाँ पे अपने शिक्षण का परिणाम परखने के लिए हम फिर से कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। इस प्रकार यानी प्रश्न हमारे इस प्रकार होने चाहिए कि उनसे जो हमें उत्तर निकल के आए वह यह दिखाए, दर्शाए कि आपने जो पढ़ाया है वह किस तरह से पढ़ाया है। इसी के और चलते हैं अपन अभ्यास, एप्लीकेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं कि जो हमने पूरा लेसन प्लान पढ़ा दिया है, तो अब कुछ और उदाहरणों के साथ, कुछ निबंधों के साथ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, यानी वो चीजें बाहर फिर से आ रही हैं कि नहीं, वो सीखे हैं कि नहीं, उन्हें पुनः अभ्यास कराना, यानी वो कक्षा में वो चीज़ों को दोहराना, जिससे कि जो उन्होंने सीखा है वो कितने हद तक सीखा यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है वो हम गृह कार्य में दे देते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, जो मैंने इंस्ट्रक्शन समझाए कि पंचपदी योजना जो अपन ने बात किए, जिसमें प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनः अवलोकन और अभ्यास, इसमें हमने कई टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया कि क्या क्या आपको लेसन प्लान बना होता है। अब हम बात करते हैं कि पंचपदी योजना के बाद आपको बच्चों से, ये जो टीचर स्टूडेंट्स है, उन्हें प्रश्न उत्तर कैसे करना है, क्वेश्चन एंड आंसर कैसे करना है। हम बात करेंगे कि प्रश्नों में अच्छे प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और गुड क्वेश्चंस के। तो हमारे प्रश्न जो होते हैं, जो स्टूडेंट टीचर को पूछना चाहिए, हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब टू द पॉइंट, तो जिससे विद्यार्थी जो है उसे जल्दी से ग्रहण करें, और जब वो उसका उत्तर दे तब उनके दिमाग में वो क्वेश्चन रहे, टू द पॉइंट, वो भी आंसर सूत्रबद्ध रूप से वो भी आंसर दे पाए। साथ ही साथ हमारे प्रश्न जो है वो अभ्यास परीक्षण के लिए होना चाहिए ना, बार बार उनसे पूछते पूछते उनके विषय वस्तु का हम विश्लेषण कर पाए कि वो समझे हैं कि नहीं, संश्लेषण कर पाए, है ना। प्रश्नों के जो हम उत्तर ले रहे हैं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के जो उत्तर एक शब्द में नहीं लें आप, है ना, पूरे वाक्यांश में उत्तर लें। यहाँ पे एक शब्द में उत्तर नहीं दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो प्रश्न हम कर रहे हैं वे ध्यान रखें कि वो बच्चे की आयु और योग्यता के अनुसार होना चाहिए, और हमारे जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसकी शब्दावली जो है, जो हम जिस तरह से पूछ रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, सुगम होना चाहिए और कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए।
ठीक है ना। तो कैसा बोला मैंने, प्रश्नों की जो हम पूछ रहे हैं वो शब्दावली कैसे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुगम होना चाहिए और कक्षा स्तर के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ हमें द्विअर्थी वाले यानी दो अर्थ लिए प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को हमें नहीं पूछना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बताया कि अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे बात करें कौन से अच्छे प्रश्न होते हैं, तो एक जैसे सांकेतिक प्रश्न, क्या महात्मा गांधी एक महान जन नेता थे? आप इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं। या निर्देशक प्रश्न भी कह सकते हैं कि निर्देश दे रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी एक महान जन नेता थे। इसी तरह से होते हैं शब्द विलोप संबंधी प्रश्न, है ना, जिसमें शब्दों का विलोप हो रहा है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, कहाँ की है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। इसी तरह से आते हैं अनुमोदक प्रश्न, जिनके अंत में आता है क्या ऐसा नहीं है, क्या वे ऐसे नहीं हैं। इस तरह से बात करते हैं। कुछ होते हैं, देखिए बात करते हैं जिनमें बहुत सारे आपको प्रश्नों के उत्तर हाँ नहीं में प्राप्त हों, ऐसे भी प्रश्न होते हैं, है ना। कुछ अनुकारक है ना, जिसकी बार बार हम रिपीट करें, जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल क्या है। तो कई तरह से प्रश्न होते हैं, आपको उन्हें पूछने का ढंग आना चाहिए। अब इसी तरह से उसी में लिखा आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो किस तरह से पूछना चाहिए प्रश्न जो है, आप प्रफुल्लता के साथ पूछिए, तीव्रता के साथ पूछिए, और हमेशा प्रश्न जो है संपूर्ण कक्षा को संबोधित करके पूछिए, ना आपको पूरी होल क्लास को पूछना है। साथ ही साथ प्रश्न पूछते समय हमें आत्मविश्वास रखना है कि हम जो पूछ रहे हैं वह सही पूछ रहे हैं, और लगभग जो हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं संपूर्ण कक्षा में बांटिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उत्तर देने का अवसर दीजिए। तो ये होता है आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं उत्तरों की, बात करते हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचर्स रिएक्शन टू द स्टूडेंट्स आंसर, यानी छात्रों के उत्तर पर शिक्षक की कैसी प्रतिक्रिया होना चाहिए। आपने प्रश्न पूछा, बच्चे उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? बच्चे जब उत्तर दे रहे हैं तो अध्यापक शिक्षक को किस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहिए कि जब बच्चों ने हमको उत्तर दिया तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और पूरी कक्षा को सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ भाई आप दे सकते हो, आप भी दे सकते हो उत्तर। यानी सभी विद्यार्थी क्या करें, यानी सभी उत्तर देने के लिए प्रेरित हो, उनको सबको अवसर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जब अगर हमें सही उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप खुद उत्तर को संशोधित करने में शीघ्रता मत करें, यानी बच्चों को मौका दे, अवसर दे, उन्हें सही दिशा में जाने के लिए गाइडेंस दें। यानी आप प्रश्नों का उत्तर चाह रहे हैं तो वो दिशा भी देते जाएं, है ना। उत्तर देने में उनकी सहायता, पूरी तरह से सहायता मत कीजिए, ये अवरोध कहलाता है। विद्यार्थियों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित कीजिए, है ना। सभी आप कोई भी कैसा भी उत्तर दे रहा है अपना पूरा समर्थन व्यक्त मत कर दीजिए कि भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ऐसा भी नहीं। आपको वहां पे सही और गलत समझते हुए उसे प्रतिक्रिया देना है, वरना विद्यार्थी क्या हो जाता, भ्रम हो जाता, हमने जो भी कहा वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप क्या होता है, कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं पहले या बोलते समय या बाद में सोचते नहीं है, वो आवेग में उत्तर देते चले जाते। तो आप हस्तक्षेप जो है उसे ध्यान दें कि भाई आप नियंत्रित रूप से बोलें, उन्हें हर्ट भी ना हो और उनकी गलतियों को भी समझाएं। तो उत्तर आपको किस तरह से प्रतिक्रिया देना है कि प्रोत्साहित भी करना है, उन्हें सही दिशा निर्देश भी देना है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं शिक्षक, जो आप छात्र अध्यापक हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि उत्तरों का स्वरूप क्या होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ आंसर कैसा होना चाहिए। तो हमें जो उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में होना चाहिए, है ना। और जो भी उत्तर दे रहा है वो अन्य विद्यार्थी भी उसे समझ पाए, जो विद्यार्थी दे रहा है। तो ना आप उसका उत्तर इस तरह से होना चाहिए, और उसकी जो उत्तर है वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उत्तरों में विचारों की समग्रता होना चाहिए कि जो एक साथ बात को प्रेजेंट करें, और जो बता रहे हैं वो जो पाठ्य वस्तु से पूछी गई है वही वो उत्तर उसका दे रहे हैं। तो इस तरह से बात होती है कि उत्तर का स्वरूप क्या होता है।
लास्ट में बात करूंगी गलत उत्तरों के प्रति व्यवहार। अगर बच्चे गलत दे रहे हैं, जब जब कोई उत्तर पूर्ण गलत ना हो तब उसे अमान्य मत कीजिए। यानी कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही है ना, उसमें कुछ अंश सही हैं, तो आप उसे एकदम अमान्य मत कीजिए। और अशुद्ध उत्तर को क्या करिए, अन्य छात्रों की सहायता से उसे शुद्ध करने की कोशिश कीजिए कि आप इसका उत्तर आप भी बताएं, दूसरे से पूछें। कभी कभी आप ऐसे बालकों से प्रश्न पूछ लेते हैं जो बहुत पिछड़ी किस्म के हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता है, तो प्रश्न के वो गंभीरता से नहीं समझ पाते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो जब तक आप अपनी समस्या का हल ना खोज लें, अपनी को ये समझें कि वो दूसरे बच्चों से उसके मोटिवेट करते हुए धीरे धीरे उसकी बात को निकालें, विद्यार्थी की गलती को एकदम से यानी सुधारते हुए दूसरे विद्यार्थी अपना विवेक का उपयोग करो और दूसरे विद्यार्थियों से वो प्रश्न को ट्रांसफर करके सरल करके उनसे प्रश्नों के उत्तर निकलवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपन को बच्चों के जो व्यवहार है, जो उसके उत्तरों के प्रति प्रतिक्रिया की, सही दे रहे हैं तो शाबाशी दीजिए, गलत दे रहे हैं तो उन्हें सुधारिए, है ना, उसको सुधारिए। और अगर किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया तो सारे क्लास से उस उत्तर को क्या करवा सकते हैं, रिवाइज करवा सकते हैं। तो ये हुआ प्रश्न और उत्तर। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी सहायक सामग्री और उदाहरण के बारे में, और शामपट्टे का क्या उपयोग है, और पाठ अवलोकन क्या होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।